बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 17 पढ़ेंगे 10th बायोलॉजी में। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हमारा मेंडल का फर्स्ट लॉ है। इससे पहले हमने मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि मेंडल्स ने अपने लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए जो डिफरेंट 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स से उनको स्टडी किया था, और उसके अलावा उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए जो यूज़ किया था ऑर्गेनिज्म, उसके करैक्टर्स को हमने उनको स्टडी किया था। और मेडल ने फिर रीज़न भी बताई थी कि इस जो प्लांट है, इसको जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया है, इसको उसने क्यों सेलेक्ट किया, ये रीज़न भी हमने पढ़ी हैं। अब हम उसके फर्स्ट लॉ को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो मेंडल था उसने एक सीड शेप जो एक ट्रेट है इसको स्टडी किया था। फॉर दिस पर्पस ही क्रॉस्ड two plants having one contrasting trait. It explains seed shape. सीड शेप में इसकी दो एक ट्रेट है। सीड शेप की दो अल्टरनेट फॉर्म हो सकती हैं, या तो सीड राउंड होगा या सीड रिंकल्ड होगा। तो ये एक ही ट्रेट है, मींस सीड शेप। ऐसा क्रॉस जिसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रेट को स्टडी किया जाए एट अ टाइम, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसको जेन में बिठा लें। अ क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडी एट अ टाइम इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि अपना जो एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट था। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब यह है कि अगर वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन करे तो उसके रिजल्ट में जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो सब के सब राउंड सीडेड हों। अगर राउंड सीडेड हैं तो राउंड सीडेड रहेंगे, अगर रिंकल सीडेड हैं तो रिंकल सीडेड ही रहेंगे, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो इस तरह से उसने ट्रू ब्रीडिंग जो प्लांट्स राउंड सीडेड प्लांट थे उनको ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस करवाया। रिंकल सीडेड जो ट्रू ब्रीडिंग थे ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिंकल सीड प्रोड्यूस करते थे, लेकिन जो ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट थे ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन राउंड सीड ही पैदा करते हैं। तो जब इनका आपस में क्रॉस करवाया गया तो उससे जो नेक्स्ट सीड प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे क्या थे, राउंड थे। तो इसको हम बाद में देखते हैं। तो इससे पहले ये हमारे पास ये 7 डिफरेंट करैक्टर्स हैं जो कि मेंडल्स ने हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर जिनको स्टडी किया था। सबसे पहले है सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम लेंथ। ये जो 7 डिफरेंट ट्रेड्स हैं ये जो मेंडल था उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इनको स्टडी किया था। तो उसमें से जो सबसे पहले ट्रेड है हम इसको अभी इसी एक्सपेरिमेंट में स्टडी करेंगे, जो कि मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ को प्रपोज करने से पहले उसको उसकी जिस एक्सपेरिमेंट की बेस पे अपने मेंडल ने अपना पहला लॉ जो प्रपोज किया था। तो इसमें हम देखते हैं कि मेंडल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट को फर्दर आगे प्रोसीड किया था। ऑल रिजल्टिंग सीड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वर राउंड। तो उसने दो प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स राउंड सीडेड और रिंकल सीडेड उनको जब आपस में क्रॉस करवाया, मींस उनकी क्रॉस पोलिनेशन करवाए। ठीक है, एक जो प्लांट है उसकी ओवरी के ऊपर दूसरे जो प्लांट था उसके पोलन ग्रेन्स को गिराया, तो उसके बाद जो उसके रिजल्टिंग जो सीड प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे क्या थे, राउंड थे। इसका मतलब ये है कि जो राउंड सीडेड जो है ट्रेट राउंडनेस ये डोमिनेंट है अवर रिंकल्ड सीड के ऊपर। जो राउंड सीडेड थे वो डोमिनेंट हुए रिंकल सीड के, मींस जो राउंडनेस का जो अलील है उसने रिंकल जो सीड्स हैं उनके अलील के ऊपर क्या कर लिया है, अपने आप को डोमिनेट कर लिया, उसके जो एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर दिया है। तो इस तरह से ये डोमिनेंट जो ट्रेट है राउंडनेस। तो उसके बाद उसने ये वाले जो राउंड सीड्स थे जिनको जो क्रॉस पोलिनेशन के रिजल्ट पे पैदा हुए थे उनको फिर बाद में नेक्स्ट ईयर में उसने फिर दोबारा से प्लांट किया। प्लांट करने के बाद जब उससे दोबारा से जो उसको रिज़ल्ट मिले तो उसको जो टोटल सीड मिले थे वो थे 7000
324, ये और ये क्या थे, इसकी रेशो मिली, और 5474 एक ये सीड की उसको कलेक्शन मिली, और उसके बाद 1850 रिंकल्ड उसको सीड मिले। तो उसमें ये उसने रेशो निकाली थी, ठीक है। उसमें जो टोटल सीड उसको मिले वो थे 7324, ये उसको टोटल सीड मिले, जिनमें से जो 5474 थे ये राउंड थे, और जो 1850 ये थे रिंकल सीड। तो इन दोनों की अगर हम आपस में से रेशो निकालें वो बनती है 3:1, ठीक है। जिसमें से इनकी जो सिंपल रेशो थी वो 3:1 थी, मीन्स जो राउंड सीड थे वो 3 गुना थे, और जो रिंकल सीड थे वो 1 गुना थे, ठीक है। तो ये उसको फिर बाद में रेशो मिली है। तो अब हम इसके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको हम इसको दोबारा से इस क्लास को ओवरव्यू लेते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट जनरेशन है जो P1 थी, जिनमें से एक राउंड था और एक रिंकल था, उसको हम P1 जनरेशन कहते हैं। उनके आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके आपस में क्रॉस के बाद जो हमारे पास जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो F1 जनरेशन थी, फर्स्ट फेलियर। और जब इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसकी अलाउ की गई, मीन्स सेल्फ क्रॉस करवाया गया इनका आपस में, तो उसके बाद इसके जो प्रोड्यूस हुए थे वो, उसके बाद जो जनरेशन आई वो F2 जनरेशन थी, ठीक है। जब इनका आपस में सबसे पहले क्रॉस करवाया गया, जो राउंड सीड थे और रिंकल सीड थे उनका आपस में क्रॉस करवाया, तो उसके बाद हमारे पास जनरेशन आई वो F1 थी। और जब इसको सेल्फ क्रॉस करवाया गया, ठीक है, तो इसकी सेल्फ पोलिनेशन इसको अलाउ की गई, तो उसके बाद जो हमारे पास जनरेशन आई वो F2 जनरेशन थी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे दोबारा से फिर समराइज़ करते हैं। ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है, जिसके अंदर एक जो पेरेंट है उसके जो सीड्स थे वो राउंड थे, दूसरे के रिंकल थे। तो उसके रिजल्ट में जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी उसमें जितने भी सीड्स प्रोड्यूस हुए थे वो सारे के सारे क्या थे, राउंड थे। तो जब इनको आगे सेल्फ, इनकी आगे से सेल्फ पोलिनेशन हुई थी होने दी, या इसको सेल्फ क्रॉस करवाया गया, तो उसके रिज़ल्ट पे हमारे पास उसके पास ये रिज़ल्ट आए थे, ठीक है। जिसमें उसके जो 3:1 रेशो में उसके पास सीड प्रोड्यूस हुए, जो 3 की रेशो थी वो राउंड की थी, और 1 की जो रेशो थी वो रिंकल सीड की थी, ठीक है। सिमिलरली व्हेन ट्रू ब्रीडिंग tall plants were crossed with true breeding short plants, all offspring of F1 were tall. It explained tallness was dominant trait, ठीक है। When the members of F1 generation were self-fertilized, Mendel got the ratio of tall to short plants in F2 as 3:1। तो इसी तरह से जब उसने दूसरी ट्रेड को स्टडी किया, जिसके अंदर उसने जो टालनेस और शॉर्टनेस को स्टडी किया, तो उसके रिजल्ट में भी उसको जो रिज़ल्ट मिले वो 3:1 रेशो थी, मीन 75% राउंड थे और 25% रिंकल थे, उसके पास सेम रेशो आई। तो इस तरह से फिर बाद में उसने अपने जो जो रिज़ल्ट्स हैं उनको किस तरह से एक्सप्लेन किया, उसने अपने इन रिज़ल्ट्स की बेस पे अपना उसने फिर बाद में लॉ प्रपोज किया, ठीक है। Mendel concluded that traits under study were controlled by discrete factors or genes। जीन्स हम इनको अब कहते हैं, लेकिन जो मेंडल था उसने इन फैक्टर्स के लिए जीन का वर्ड यूज़ नहीं किया था, उसने सिर्फ कह दिया था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इन ईच ऑर्गेनिज्म जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। उसने ये भी कहा था कि ये जो फैक्टर्स हैं ये पेज की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसने अपने लॉ की, उसके लॉ की ये स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट्स बनते हैं, द जीन्स alleles of each pair segregate from each other and each gamete receives one gene from the pair. When gametes of male and female parents unite, the resulting offspring again gets the genes in pairs.
तो इस कंक्लूजन को हम मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसको दोबारा से सुन लें। जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, तो ये गैमेट्स फॉर्मेशन होती है मियोसिस से। मियोसिस के दौरान जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं। आपको पता है कि जो जब मियोसिस में एनाफेज होता है तो उस दौरान जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो आपस में से सेपरेट हो जाते हैं। आपने ये भी पीछे देखा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर जीन्स होते हैं। हर क्रोमोसोम जो जीन्स के अलील्स होते हैं वो एक सिस्टर क्रोमाटिड्स के ऊपर एक अलील होता है और दूसरे सिस्टर क्रोमाटिड्स के ऊपर दूसरा अलील होता है। जब सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, तो उस सूरत में जो उनके ऊपर मौजूद जी अलील्स हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। तो इस सूरत में एक पेरेंट से तो एक अलील जो एक पेरेंट से एक अलील, दूसरे पेरेंट से दूसरा अलील, तो इस तरह से दोबारा फिर से जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उस सूरत में जो एक ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने दोनों पेरेंट्स से अपने दोनों अलील्स को रिसीव करता है। तो इसमें सिंपली यही कहा गया है कि ये जो फैक्टर्स हैं जो कि ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और ये पेयर्स में से जो फैक्टर्स हैं ये सेपरेट कब होते हैं? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट्स बनते हैं तो उस दौरान ये जो फैक्टर्स हैं, ये जिनको मेंडल ने फैक्टर्स कहा था लेकिन अब हम इसको जीन्स कहते हैं, या जीन्स के अलील्स, ये सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो इस तरह से जो एक गैमेट होता है उसके पास एक अलील होता है, ठीक है। तो जब ये गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो उस सूरत में तो जाइगोट बनता है, उसके अंदर फिर दोनों जो एक जीन है उसके अलील्स मौजूद होते हैं। बेटा ये था मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे आपका ये होमवर्क है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। सिंपल इज़ दैट, ये एक आपका लॉन्ग है, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। इसमें आपने सिंपल ये करना है, उसका एक्सपेरिमेंट लिख देना है। वो जो आपको 7 करैक्टर्स बताए गए हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल इसमें ये बताना है कि इसके अंदर उसने सिर्फ एक स्ट्रेट को स्टडी किया था, और उसको वो क्रॉस जिसके अंदर एक ही ट्रेट को स्टडी किया जाए उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट लिख देना है P1, F1, F2, उनके फिर आगे गैमेट्स बनाने हैं। गैमेट्स बनाने के बाद उसके जाइगोट्स बना देने हैं। तो बाद में आपका ये इस तरह से ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन है। उसके बाद ये आपने छोड़ देना है, बेशक ना लिखें, इसके नीचे ये लिख दें। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ये पेरेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये वाले उनके गैमेट्स हैं, ठीक है। ये गैमेट्स जब मिलेंगे दोबारा यूनाइट होंगे तो वो जाइगोट बना देंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये पेरेंट्स हैं तो उसके बाद ये क्या बनेंगे? ये बन जाएंगे गैमेट्स। तो इनका जब आपस में क्रॉस होगा तो ये नीचे क्या बन जाएंगे? आर आर, ये जाइगोट है और ये गैमेट है, ठीक है। इस बात को भी ज़हन में बिठा लें। तो ये इसके नीचे स्टेटमेंट है, एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद आप इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। गुड लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।